हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो दोस्तों अब आज जो मेरा आना हुआ, बिल्कुल मेरा जो आज आना हुआ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आज मैं ऐसे शख्स से मिलाऊंगा, बिल्कुल अंदाज बयां आपको करेगी और महफिल जमेगी और आपको असफलताओं से सीख भी मिलेगी। मेरा ऐसा दोस्त, मेरा भाई जो अभी 2019 पीएससी का रिजल्ट आया है, जैसे कि आपको पता होगा। तो यहाँ पर मेरा दोस्त विपिन पटेल जो अभी मैं बस मिलाने वाला हूँ, पहले मैं आपको बस बता देता हूँ। तो दोस्तों इनकी 59 रैंक आई है, जो अभी इनकी जो पोस्ट मिला है वो एंटी मिला हुआ है। तो देखने से बहुत आसान लगता है कि एंटी मिल गया, लेकिन इसके पीछे की कारवां जानेंगे और इसमें कितनी असफलताएं हाथ लगी है, कहाँ पर कमी हुई, कहाँ इनका अच्छा पॉइंट था। तो आपको आज बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगा, लेकिन हो सकता है आपकी ज़िंदगी की पड़ाव में ये नया करवट बदल दे, तो मज़ा आएगा। तो बस आप बने रहिए और हम देखेंगे कि इसमें कौन सी पेपर की अच्छी रैंकिंग सुधार हो सकती है, क्या कमियां करती हैं ज़्यादातर बच्चे। और हाँ, ज़्यादातर इसने बहुत जगह अलग अलग इंटरव्यू दे चुका है, ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुका है। आज हम इससे जानेंगे कि प्रीलिम्स में कैसा स्कोर करें, क्योंकि अब जो है प्रीलिम की बात होने वाली है। मेंस के लिए हम इसको फिर बुला लेंगे, सही बात है। तो चलिए हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे हमारे दोस्त विपिन पटेल। मेरा भाई जैसा छोटा भाई है, बट इसके साथ मैं कंटिन्यू लगा रहा। तो चलिए स्वागत करते हैं दोस्तों विपिन पटेल का। थैंक यू सर। थैंक यू। ये मेरा दोस्त है और छोटा भाई है विपिन पटेल, जो बहुत ही स्ट्रगलिंग रहा है इसके लाइफ में। मैंने इसको तब से जाना है जब से ये स्टार्टिंग 2000 लगभग आप बोलिए 15-16 से जब आया था। इसने कंटिन्यू प्रयास किया है, मतलब इसको असफलता में हम लोग इसके साथ थे। तो ऐसा नहीं कि एक ही बार में इसने एंट्री कर लिया, नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। तो खैर ये सब तो चलता ही रहेगा, क्योंकि लड़का बहुत मेहनत किया है, आज एंट्री है। तो हमें भी बहुत अच्छा महसूस होता है कि अपना भाई एंट्री बना हुआ है। और इसके साथ साथ इसकी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है, जिसमें उतार चढ़ाव में कभी भी इसको डिमोटिवेट नहीं किया। हमेशा असफल होता है, क्योंकि जनरली हम लोग ये देखते हैं कि यार एक असफल लगा, नहीं हुआ। और खासकर आपको बताऊं, जो अपनी यंग जनरेशन जो आ रही है, नई पीढ़ी, उनको लगता है एक पेपर नहीं निकला उसके बाद फिर तुरंत बोरिया बिस्तर बंद किए घर चले गए। नहीं, इसी से सीखना है आपको कि नहीं, करते रहना है, छोटी छोटी गलतियां होती रही हैं, सुधार करना है। तो आज ये बन गया एंटी फाइनली। तो अब हम इससे एक एक कड़ी में इससे जानेंगे क्या कैसा रहा पेपर और क्या करना चाहिए, क्या गलतियां हो गई थी भाई साहब से, तो सुधार किया गया बाद में अल्टीमेटली। बट आपको धीरे धीरे हर चीज़ पे पहलू पे बात होगी। तो विपिन, सबसे पहले तो ये है कि कैसा लग रहा है भाई, ये बता मेरे चैनल पे आके। सर बहुत अच्छा लग रहा है आपका प्लेटफॉर्म यूज़ करके मुझे, और लोग मुझे मेरे बारे में जान पाएंगे और अपनी गलतियों को सुधारेंगे, जैसे मैंने सुधारा है अपनी गलतियाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि यार हर एक मतलब ये फेमस हो गया है भाई अपना, मतलब हर एक इंटरव्यू में जाके अपनी जो एक्टिविटी है बता रहा है। तो आज हम ये जानेंगे कि दूसरे इंटरव्यू में जो बात हुआ और जो हम लोग आपसे मुखातिब करा रहे हैं, मतलब आपकी जो रूबरू हो रही है, उस पर आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, ताकि मतलब आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके सवालों को देखते हैं। और विपिन, दोस्तों अब हम अपने नायब तहसीलदार से बात करते हैं और इसके हर पहलू बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, मेरी चैनल में कभी भी सीरियस होकर बात नहीं करना है, आपको पता है। तो हम मजाकिया से आपको ऐसे बात करेंगे कि लगेगा कि कोई अपना भाई ही बात कर रहा है, और एक छोटी छोटी पहलू पे बात करेंगे। ठीक है, तो विपिन एकदम कूल होना है और सभी को बताना है कि एक्चुअल में कैसे तैयारी करें और क्या स्टेप होना चाहिए। ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि सर ने बताया आपको कि मैंने 2019 के राज्य सेवा परीक्षा में 59वां रैंक प्राप्त किया है, और इससे पहले मैं 2017 और 18 का भी इंटरव्यू फेस किया था, बट मुझे उसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई थी, और क्योंकि मुझे इंटरव्यू में बहुत कम नंबर मिले थे। तो मैं आप सभी से यही बोलना चाहूँगा, जैसे मैंने अपनी कमियों को दूर किया और लगातार मेहनत करके इस पद को प्राप्त किया है, आप सभी भी मेहनत करके इस पद को प्राप्त कर सकते हैं, और मुझसे अच्छा पद डिप्टी कलेक्टर डीएसपी भी मिल सकता है आपको। मैं पेपर 4 में 134 नंबर प्राप्त किया हूँ, और मेरी स्ट्रेटजी यही थी कि जो सिलेबस में मेंशन है, पूरे सिलेबस के टॉपिक को कवर किया, और मैथ्स में बहुत मेहनत किया आपकी सहायता से, ताकि मैं 40+ नंबर 50 में कम से कम प्राप्त कर सकूँ। कि पेपर 4 में 3 पार्ट हैं। पार्ट 1 में साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। उसमें मैंने 10th की बुक को फॉलो किया, और जो सिलेबस में मेंशन नहीं था 10th की बुक में, उससे मैंने मार्केट से जो भी बुक अवेलेबल थी पढ़ा है लेकर,
और मैथ्स रीजनिंग के लिए भैया ने मुझे बहुत हेल्प किया है। उनके पढ़ाने का तरीका बहुत ज़बरदस्त है, उससे मुझे कम समय में अधिक नंबर प्राप्त करने में सहायता मिली है। और फिर पेपर 4 के पार्ट 3 में टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट के लिए मैंने ऑनलाइन ही सर्च किया के पढ़ा था कि क्या टॉपिक्स हैं और क्या लिखना चाहिए एग्ज़ाम में। सर पेपर 7 में मेरे ज़्यादा नंबर आने का यही रीज़न है कि मुझे बचपन से ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरेस्ट रहा है। तो और खेल में मैं क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी देखता हूँ और सामान्यतः पेपर 7 के पार्ट 2 में यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मुझे पेपर 7 के पार्ट 2 में बहुत आसानी होती है पढ़ने में और लिखने में। और पार्ट 1 और पार्ट 3 के लिए मैंने इंटरनेट का यूज़ किया और टॉपिक्स वाइज मैंने सिलेबस को कवर किया और लिखने की प्रैक्टिस की सर। तो मेरा अच्छा नंबर आया है उसमें, 109.5 नंबर प्राप्त किए हमने। आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, पेपर 7 बहुत व्यवहारिक पेपर है। उसके पार्ट 1 में अधिनियम दिए हुए हैं जो कि हमारे समाज में प्रचलित जो अधिनियम लाए गए हैं वो हैं, जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम, टोनी प्रताड़ना अधिनियम, महिलाओं के लिए जो IPC और CRPC के एक्ट्स हैं वो हैं। और तो हम लोग उसको अच्छे से पढ़ कर समझ कर अच्छा काम कर सकते हैं प्रशासन में जाने के बाद भी। और पार्ट 2 में जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आसियान है, ब्रिक्स है, नेटो है, तो ये सबको हम लोग अच्छे से समझ कर इसका उद्देश्य क्या है, ये कार्य कैसे करता है, इसके बारे में मतलब क्या धारणाएं हैं और देशों के प्रति, इसका क्या उद्देश्य है, आपको करना चाहिए। पार्ट 3 में भारत की शैक्षणिक संस्थाएं जैसे कि NCERT और उच्च शिक्षा आयोग वगैरह हैं, तो उसे हम लोग अच्छे से पढ़कर और उनके जो उद्देश्य हैं, मानक हैं और उनका क्या यूज़ होता है सामान्यतः हमारे जीवन में, उसको देखकर समझकर पढ़ेंगे तो अच्छे से हम लोग उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि मैंने 2009 में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और 2013 में मैंने BE मैकेनिकल रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भिलाई से उत्तीर्ण कर लिया था। और 2013 में मैंने जैसे BE मैकेनिकल से किया था, तो मेरे घर वालों ने मुझे बोला कि आप टेक्निकल में ही पढ़ाई कीजिए। तो मैं उसके आगे गेट की तैयारी करने के लिए दिल्ली गया था और मैंने 3 साल गेट और ESC के लिए दिया और पहले प्रयास में मुझे 12,000 रैंक के आसपास मिला था और दूसरे प्रयास में 10,300 रैंक के आसपास मिला था। तो मैं MTech करना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसे आगे परस्यू नहीं किया। और फिर मैं ब्रिजेश भैया, आशीष भैया और ओम भैया के संपर्क में आया, तो मुझे लगा कि राज्यसभा परीक्षा की तैयारी मुझे करनी चाहिए क्योंकि मेरा स्कूलिंग रिकॉर्ड बहुत बढ़िया था। तो मैं राज्यसभा परीक्षा की तैयारी भैया लोग से हेल्प लेकर, गाइड लेकर तैयारी स्टार्ट किया। 2017 जून से मैंने तैयारी स्टार्ट की है राज्यसभा परीक्षा की और 2017 का ही मैंने प्री निकाला। प्री में मेरे 120 नंबर आए थे और कट ऑफ 70-75 के आसपास गया था। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस परीक्षा में अच्छा कर सकता हूँ, तो मैंने मेंस में भी अच्छा कोशिश करने का किया, बट सिलेबस मैं कवर नहीं कर पाया क्योंकि टाइम थोड़ा मुझे लगा कम पड़ गया पहले प्रयास में। तो मेरा रैंक 399 मिला और फिर 2018 में सिलेबस चेंज हो गया था और थोड़ा घर का भी परेशानी था मेरे साथ उस टाइम। तो 2018 में मुझे 372 रैंक प्राप्त हुआ और 2019 का प्री जैसे कि 9 फरवरी 2020 को हुआ था। उस बीच भी मेरे घर में मेरी दीदी का बच्चा ख़राब हो गया, मिसकैरेज हो गया था और मेरे प्री के हफ्ते भर के अंदर ही मेरी माँ का देहांत हो गया था। और मेरी माँ का ये सपना था कि मैं ऑफिसर बनूं और मैं पूरा जो मेरा सफलता है मैं अपनी माँ को डेडिकेट करना चाहूँगा। और मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा सहयोग किया। मैंने 2 जॉब छोड़ा भी है इस बीच, सरकारी जॉब जो मुझे लगी थी, एक पोस्ट मास्टर की और एक लेबर इंस्पेक्टर की, मैंने ज्वाइन नहीं किया। पापा जी को मैंने यही बोला कि पापा अगर मैं ज्वाइन कर लेता हूँ तो मैं PSC मेंस की तैयारी में कमी रह जाएगी, मुझसे ऐसा लगता है। तो उन्होंने बोला अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी में कमी रह जाएगी तो आप बिल्कुल PSC की तैयारी कीजिए, उसमें ही अपना एफर्ट लगाइए। और मैंने सपोर्ट के बाद उनके अच्छा प्रयास किया और मैं सफलता प्राप्त किया हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया 2017 जून से मैं तैयारी कर रहा हूँ और मैंने लगातार 4 प्रीलिम्स निकाले हैं। 2020 का भी मैंने मेंस दिया है और उम्मीद है मुझे इंटरव्यू का कॉल आएगा। और जैसे मैं प्री के लिए मैं आपको स्ट्रेटेजी बताना चाहूँगा अपनी, कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस छत्तीसगढ़ GS पे करना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है। अगर हम लोग अच्छे से छत्तीसगढ़ GS को पढ़ते हैं तो 1 महीना में आराम से पढ़ सकते हैं उसको आप, और बार बार रिवीजन कीजिए कि ताकि आपकी गलतियाँ ना हो छत्तीसगढ़ GS में। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने अवेलेबल हैं CGPSC प्रीलिम्स के, उसे सॉल्व कीजिए ताकि आप अपनी गलतियों को सुधार सकें और अपना आप कितने पानी में ही से जान सकें।
और मैं तो ये बोलूँगा आप सभी को कि आप अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, जहाँ आपका सही इवैल्यूएशन होगा कि आप कितने सही कर रहे हैं, कितने गलत कर रहे हैं। हमारा अप्रोच होता क्या है कि हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते, डायरेक्ट एग्जाम में जाते हैं बैठने, और एग्जाम में वही गलतियाँ दोहराते हैं जो नहीं दोहरानी चाहिए। जैसे कि तुक्का मार देते हैं, 50-50% वाले क्वेश्चन में भी हम लोग मार देते हैं तुक्का। तो ऐसा नहीं करना है हम लोग को। हम लोग को सबसे पहले छत्तीसगढ़ जीएस और इंडियन जीएस के लिए पेपर जब दे रहे हैं हम लोग प्रीलिम्स का, तो सबसे पहले हम लोग को उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने चाहिए जो एक बार में बनते हैं, 100% श्योर होते हैं उनका आंसर में, 4 ऑप्शन में। तो आप सबसे पहले अगर आपसे 50 क्वेश्चन अगर एक बार में बनता है 100 क्वेश्चन में, तो आप मान के लिए पेपर बहुत आसान है। और अगर 40 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन बन रहा है तो समझ लिए पेपर टफ है। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको गलतियाँ कितनी करनी है, क्या अटेम्प्ट करना चाहिए। और मैं सेकंड राउंड में 50 क्वेश्चन लगभग बन जाते थे मुझसे, 50-60, तो मैं सेकंड राउंड में फिर उन क्वेश्चंस को बनाता था जिसमें मुझे 70% 80% आंसर का श्योरिटी होता था कि ये 2 ऑप्शन में एक ऑप्शन 70-80% श्योर हूँ मैं, तो उसको मैं अटेम्प्ट करता था। और मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा ऐसी ही रही है। 50-50 वाले में बिलीव नहीं करता हूँ मैं तुक्का मारना बिलीव नहीं करता हूँ। और गलतियाँ ना करेंगे तो आप प्रीलिम्स आराम से निकाल सकते हैं, कितना भी टफ पेपर आएगा। क्योंकि टफ पेपर आएगा तो सबके लिए टफ होगा, ईजी आएगा सबके लिए ईजी होगा। आप गलतियाँ ना करें, मैं यही बोलना चाहूँगा आपको बार बार। मैं सर जितने भी ऑफिसर्स फ्रेंड मेरे बन रहे हैं, मैं उनसे और अपना जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर बताऊंगा कि आपको सबसे पहले जो मेंस का सिलेबस है उसके आधार पर नोट्स बनाने चाहिए। हर टॉपिक आपके नोट्स में कवर होने चाहिए। और ख़ुद का आप जब नोट्स बनाते हैं तो आप उसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में छप जाता है वो। एग्ज़ाम में आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको याद आएगा कि पेज के किस पार्ट में वो आंसर लिखा हुआ था, कैसा लिखा हुआ था, तो आपको हेल्प करेगा वो। और रिवीजन मस्ट है। और जब आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, रिवीजन कर रहे हैं आप, उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है। आप उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस पे जाइए तो आप अच्छा करेंगे। अगर आप शुरू से सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे तो आपका शायद मेरे ख्याल से कंटेंट अच्छा नहीं हो पाएगा। तो कंटेंट होना चाहिए, की पॉइंट्स होने चाहिए। जैसे मुझे देवांगन सर ने बहुत गाइड किया था कि आप राइटिंग सुधारिए अपनी, और आप कंटेंट जो की पॉइंट्स होते हैं उनको जरूर अपने आंसर में मेंशन कीजिए। जैसा 2 नंबर में कोई क्वेश्चन आता है कि अकबर के 9 रत्न के नाम लिखिए, तो कई लोग क्या करते हैं, अकबर का भी नाम लिखते हैं, अकबर के सेनापति प्रधानमंत्री का नाम लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है, सिर्फ 9 रत्नों के नाम लिख दीजिए। ऐसा कीजिए आप 2 नंबर के क्वेश्चन में। 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको ऐसा हो सकता है कि 9 रत्नों के साथ साथ कुछ और पूछ दे, जैसे अकबर का दास प्रथा के प्रति क्या दृष्टिकोण था, धार्मिक सहिष्णुता थी क्या, तो उसको आप ऐसा डील कीजिए कि दोनों पार्ट कवर हो जाए उसमें। तो ऐसा आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले आपका सिलेबस कवर होना चाहिए और आपका रिवीजन होना चाहिए। उसके बाद आप राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सफलता मिलेगी इससे आपको। हमेशा ब्रजेश सर ने मुझे गाइड किया था कि कैसे मुझे करना है। उन्होंने यूपीएससी का भी तैयारी किया था, तो अपनी जो उनकी खुद की एक्सपीरियंस है वो मुझे शेयर करते थे। और जब जाते थे विपिन तो अच्छा आंसर कैसे लिख सकता है। तो मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि पेपर 4 और पेपर 5 में मुझे ब्रजेश सर ने बहुत गाइड किया है। उनका सीजी जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, इकोनॉमी में बहुत अच्छा पकड़ है। उन्होंने मुझे हमेशा बताया है कि कीवर्ड्स कैसे होते हैं। जैसे जीडीपी हो गया, एनडीपी हो गया, तो इसको अच्छे से समझना है। प्रति व्यक्ति आय क्या है, सब मुझे बहुत बढ़िया समझाया सर ने। पहले मुझे इकोनॉमी की ABCD भी नहीं आती थी। उसके बाद मैंने भैया से कांटेक्ट किया, उनसे बातें की, तो उन्होंने मुझे बताया विपिन ऐसा होता है, यह होता है प्रति व्यक्ति आय, यह होता है जीडीपी, यह होता है कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर, इसका प्रतिशत। तो मैं छोटी छोटी चीज़ों को समझने लगा धीरे धीरे, और फिर मैं इकोनॉमी में अच्छे मार्क्स लाने को मैं बोलूँगा अगर आपके पास समय हो तो ब्रजेश सर से जरूर मिलिए पेपर 4 और 5 के लिए। तो आपको हार नहीं माननी है। मैंने बहुत अपनी जो राज्य सेवा परीक्षा की बहुत लेट स्टार्ट की है, शायद आपने मेरे से पहले उम्र में स्टार्ट कर दिया होगा। तो हार नहीं माननी चाहिए। आपका दृष्टिकोण क्लियर होना चाहिए कि मुझे राज्य सेवा परीक्षा में जाना है या सीजी व्यापम में जाना है। अगर आपका दृष्टिकोण यह है कि मुझे व्यापम में पहले जाना है फिर सीजीपीएससी तैयारी करनी है, तो आप बिल्कुल पहले व्यापम की तैयारी कीजिए फिर सीजीपीएससी तैयारी कीजिए। लेकिन मैं ये बोलूँगा 2 नाव में पैर मत रखिएगा, इससे तकलीफ होगी आपको। और मैं ये बोलना चाहूँगा आप सभी को कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो उस ड्यूरेशन में ऐसे लोगों से संपर्क में रहिए जो आपको मोटिवेट करते हैं। ये ऐसे लोगों से नहीं कि चलो आज घूम के आते हैं, चलो आज खा के आते हैं। नकारात्मक जो लोग हैं उनसे दूर रहिए आप। आपको जो हमेशा मोटिवेट करते हैं, गाइडेंस देते हैं, उनके साथ रहिए आप, तब आप पॉजिटिव रह पाएंगे। और आपकी एक हॉबी जरूर होनी चाहिए। मेरे इस जर्नी में मैंने सीखा है कि एक आपकी हॉबी जरूर होनी चाहिए जिससे आप ना बोर नहीं होंगे पढ़ाई से। जैसे मेरी स्ट्रेटेजी थी, मैं एग्ज़ाम के टाइम तो 8-10 घंटे पढ़ता था। एग्ज़ाम के पहले 1 महीना जो होता है प्रीलिम्स के, मेंस के, उसमें मैं 8-10 घंटे पढ़ता था। लेकिन जैसे अभी
अभी जैसे इंटरव्यू का रिजल्ट आ गया है और मैं खाली हूँ, तो मुझे कोई एग्ज़ाम सामने दिख नहीं रहा है, तो मैं इस टाइम में बस 2 घंटे 3 घंटे पढ़ता था, और वो भी मैं मंडे टू फ्राइडे पढ़ता था। सैटरडे संडे मैं घूमता था, सिरपुर चला गया, मल्हार चला गया। जो हम सब्जेक्ट में पढ़ते हैं अपने छत्तीसगढ़ जीएस में, उसे आप फील भी कीजिए कि कैसा है वो सही में, तालागांव कैसा है, मल्हार में क्या मिला था, हम क्या पढ़ रहे हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे खुद को उस चीज़ से। आप सभी को मैं यही बोलूँगा कि जो मैंने गलतियाँ की हैं, 3 प्रयास में मैंने परीक्षा सफल प्राप्त हुआ मैं, आप प्रथम प्रयास में सफल होइए और आप अच्छे से तैयारी कीजिए, खुद से झूठ मत बोलिए और खुद के प्रति ईमानदार रहिए, और आप जरूर सफल होंगे, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और जब आपको लगेगा कि कुछ और पूछना है किसी भी सब्जेक्ट पे, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको इसका मिल जाएगा। और यदि आपको लगेगा कि मतलब ज़रूरत पड़ेगा और कि किसी चीज़ के पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के बारे में और जानकारी चाहिए, तो बिल्कुल हम बहुत जल्दी आपके लिए नया वीडियो लेके आएंगे। और भाई साहब को समझ रहे हैं, नायब तहसीलदार बन गए, टाइम लेके फिर बुलाएंगे और फिर से इंटरव्यू कराएंगे। तो और अभी नेक्स्ट पीएससी भी दिया हुआ है, तो उसका रिजल्ट आना बचा है, तो हो सकता है भाई डिप्टी कलेक्टर भी हो भाई, ठीक है। तो हमारी तमाम दोस्तों की तरफ से और मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भाई डिप्टी कलेक्टर बने और अपनी ड्रीम जॉब को प्राप्त करें। तो इसी शुभकामनाओं के सहित विपिन एक बार मेरे तरफ से बिल्कुल बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, और बहुत जल्दी आपके लिए फिर से नया सीरीज आएंगे किसी और पहचान के मोहताज नहीं है ऐसे दोस्तों को लेके आएंगे जो स्टूडेंट हैं। तो चलिए थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।